दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया जली हुई थी और कुछ लोग उस आग से बचकर झील के किनारे एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव में छिप गए। यहां आए थे मिलान के अमीर लोग, शांत माहौल, ताजी हवा और अतीत को पीछे छोड़ देने की उम्मीद लेकर। लेकिन किस्मत सिर्फ जगह बदलने से नहीं बदलती। यहां रहती थी मैरी और उसका पति मारियो, एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ा था आवारा मिजाज और ठरक की हदें पार कर देने वाली सोच। मारियो एक अय्याश इंसान जिसके लिए जिम्मेदारी एक बोझ थी और शराफत सिर्फ दूसरों के लिए बनी चीज। मैरी जानती थी उसे हर हरकत, हर चाल, हर नजर का मतलब, इसलिए वो उसे ढीला छोड़ने का रिस्क नहीं लेती थी। उस घर में रहती थी बारबरा भी, मैरी के छोटे भाई की पत्नी, जिसका पति 10 साल पहले जंग पर गया था और कभी लौटा नहीं। और अब बारबरा इस आलीशान महल में एक साए की तरह जी रही थी। इस घर में था एक कमरा, एक अलग किस्म का कमरा, बिशप्स बेडरूम, जिसे सब कहते थे शापित कमरा। यह कमरा किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि एक बिशप का, जो समलैंगिक था और यहाँ अपने प्रेमी से मिलने छुपकर आता था। लेकिन एक दिन वो झील में डूबकर मर गया। गांव वालों का मानना था कि उसकी सच्चाई सामने आने पर लोगों ने उसे झील में फेंक दिया। उसकी चीखें आज भी उस कमरे की दीवारों में कैद हैं। उधर मारियो, जो अब आर्मी से रिटायर हो चुका था, जिंदगी में ठहराव से ऊब चुका था, अब वो मैरी के पैसों पर मौज कर रहा था। लेकिन उसकी नजरें अभी भी भटकती थीं और इस बार उसकी नजर थी बारबरा पर। वो उसे चाहने लगा था, उसके साथ घपाघप की ख्वाहिश हर दिन उसे बेचैन करती थी। पर डर था मैरी का, और डर था अपनी मुफ्त की जिंदगी गंवाने का। इसी बीच मारियो की मुलाकात होती है मार्को से, एक नौजवान, बेपरवाह और मस्त मौला लड़का जो झील में अपनी नाव पर रहता था और जिंदगी से ज्यादा मौके तलाशता था। मारियो और मार्को एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले और बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये दोस्ती उन्हें तबाही के बहुत करीब ले जाएगी। मारियो ने अब एक प्लान बनाया, मार्को को अपने घर डिनर पर बुलाने का। उसे लगता था बारबरा तक पहुंचने का ये सबसे आसान रास्ता है। डिनर की रात सभी एक ही टेबल पर बैठे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे, लेकिन सवाल और नजरें बारबरा पर ही टिकी थीं। मार्को की निगाहें सब कुछ समझ रही थीं। उसे साफ दिख रहा था कि इस घर में मारियो की कोई औकात नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ मैरी की चलती है। इसी दौरान बात छिड़ती है बारबरा के पति की। 10 साल पहले वो लड़ाई में गया था और फिर कभी लौटा ही नहीं। उसी समय सबको पता चलता है कि बारबरा से उसकी शादी तब हुई थी जब वो सिर्फ 16 साल की थी और शादी के अगले ही दिन वो आदमी जंग पर चला गया। बारबरा आज भी कच्ची कली की तरह उसी घर में बंद थी। मैरी उस पर हर वक्त नजर रखती थी, जैसे कोई तिजोरी पर ताला बैठा हो। मार्को को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगने लगता है कि बारबरा को इस कैद से निकालना होगा। वो उसे यहां से भगा ले जाना चाहता था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो हो और बारबरा, और उनके बीच घपाघप। डिनर के बाद मारियो मार्को से कहता है, आज रात यहीं रुक जाओ, और उसे वही कमरा देता है, बिशप्स बेडरूम। वो शापित कमरा, कमरे की खिड़की से बारबरा का कमरा साफ दिखता था। और उसी रात मार्को देखता है बारबरा अकेली, खुद से लिपटी हुई, किसी गहरे आनंद में खोई थी। ये नजारा मार्को को दीवाना बना देता है। वो अब और भी ज्यादा उसे पाने के लिए तड़पने लगता है। लेकिन सुबह होते ही उसे मजबूरी में वहां से जाना पड़ता है। जैसे ही मार्को अपनी बोट से निकलने वाला होता है, मारियो उसे रोकता है। चलो झील पर घूमने चलते हैं। मार्को मान जाता है। झील में घंटों भटकने के बाद मार्को मारियो को अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले जाता है। वहां एक और लड़की भी होती है, मारियो के लिए एक और नया शिकार। और जैसा कि उम्मीद थी, मारियो उस पर भी ट्राई मारने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में बोट पर सब नंगे होकर मस्ती कर रहे थे। मारियो आर्मी छोड़ने के सालों बाद आज खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। वो उस रात को कभी भूल नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपनी ठरक की आजादी मिल चुकी थी। एक शाम मार्को सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। मारियो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप कर रहा था। मार्को भड़का, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया, वो नींद नहीं ले पा रहा था, डरावने सपने आ रहे थे, इसलिए मैंने उसे अपने पास सुला लिया। वाह रे एक्सप्लेनेशन। मार्को अब जान गया था, मारियो सिर्फ ठगी नहीं, जानवर है। वो अपनी जिस्मानी भूख के लिए किसी के साथ भी घपाघप कर सकता है, इंसान हो या कुत्ता क्यों न हो। लेकिन फिर भी इस धोखे का मार्को पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कभी सीरियस था ही नहीं। कुछ दिन बाद मारियो मार्को की बोट से उतरकर वापस अपने घर लौट आया।
बिना मैरी को बताए। वो इतने दिन बाहर था, अब घर लौटने का डर उसे सता रहा था। वो कुछ दूर खड़ा होकर दूरबीन से घर की तरफ देख रहा था और फिर उसकी नजर पड़ी मैरी के कजिन पर, जो अपनी 2 जवान बेटियों के साथ घर आया था। ठरक का तूफान फिर से मारियो की नसों में दौड़ गया। 2 नए शिकार मिल चुके थे। वो तुरंत घर गया और दोनों लड़कियों को नाव दिखाने के बहाने बाहर ले गया। नाव पर वही अश्लील हरकतें, वही घिनौना खेल शुरू हो गया। लेकिन तभी लड़कियों का बाप वहां आ पहुंचा और मारियो को रंगे हाथों पकड़ लिया। कमीने, हरामी, गंदे आदमी, वो गालियां देता हुआ अपनी बेटियों को लेकर वहां से चला गया। उसी वक्त मार्को भी वहां मौजूद था और उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसके घर का माली अब जाकर सच बोलता है, मारियो बहुत ही गंदा इंसान है साहब, 1 नंबर का गिरा हुआ ठरकी। अगले दिन हम चारों को एक साथ नाव पर देखते हैं। मारियो बारबरा के साथ घुल मिल रहा है, लेकिन बारबरा और मार्को के बीच भी आंखों ही आंखों में मौसम बनने लगता है और जब मौका मिलता है दोनों अपने जिस्म की ज्वाला को मिलाते हैं, घपाघप। इसके बाद मारियो बारबरा के साथ होटल में एक कमरा बुक करता है। आज उसका पूरा इरादा था बारबरा के साथ घपाघप करने का। उधर मार्को भी बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रात के सन्नाटे में सड़कों पर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्कुल मारियो जैसा दिखता था। वो आदमी बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए किसी ओर जा रहा था। मार्को उसे देखता है पर कुछ सोचकर नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन ढाबे पर सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी वहां आता है एक पुलिस अफसर। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसके पास एक खबर जो सब कुछ बदल सकती थी। मारियो, तुम्हारी पत्नी मैरी झील में डूबने से मर गई है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ना मारियो टूटा, ना बारबरा का चेहरा बदला, मानो मैरी का मरना कोई बड़ी बात ही ना हो। अब पुलिस इस केस की तह तक जाने लगती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ लगती है एक चिट्ठी, और ये चिट्ठी किसी और की नहीं, खुद मारियो ने अपनी पत्नी के लिए लिखी थी। इसमें लिखा था, बारबरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अब इस झूठे रिश्ते को खत्म करना चाहता हूं। ये पढ़कर पुलिस समझती है मैरी ने शायद इसी के सदमे में आत्महत्या कर ली और फिर केस को आत्महत्या घोषित करके क्लोज कर दिया जाता है। कुछ ही दिन बाद मारियो और बारबरा शादी कर लेते हैं। वो दोनों अब एक दूसरे की बाहों में थे और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी। उधर मार्को भी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। अब उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका था। एक दिन मार्को मारियो और बारबरा से मिलने उनके घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बारबरा अब खुश नहीं लग रही थी। मारियो भी चिड़चिड़ा हो चुका था। रिलेशनशिप की दीवारों में दरारें साफ दिखने लगी थीं। इसी दौरान मारियो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और मौका देखकर बारबरा मार्को से कहती है, मैरी ने सुसाइड नहीं की, मारियो ने ही उसे मारा है। मार्को कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि उस रात मैंने एक आदमी को देखा था जो साइकिल पर बड़ी तेजी से कहीं जा रहा था और वो मारियो जैसा ही लग रहा था। शायद उसी रात मारियो घर आया और उसने मैरी को झील में डुबोकर मार दिया। अब राज गहराता जा रहा था और सच धीरे धीरे बाहर आने को तड़प रहा था। एक दिन अचानक मारियो और बारबरा के घर की घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा था एक भूला हुआ चेहरा, बारबरा का पति जॉन, जो कई सालों से लापता था। सबके होश उड़ गए। बारबरा सन्न, मारियो हैरान और मार्को चौंक गया। लेकिन जॉन वहां बारबरा के लिए नहीं आया था, बल्कि उसके आने की वजह थी अपनी बहन की मौत। वो कहता है, मैरी मेरी बहन थी और वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। हम दोनों चिट्ठियों के जरिए बात करते थे। उसे मालूम था कि मैं जिंदा हूं, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपा रखी थी। अब जॉन बोलना शुरू करता है, एक दर्दनाक सच्चाई, युद्ध के दौरान मैं दुश्मनों का कैदी बन गया था। उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मेरे जिस्म का एक अहम हिस्सा काट दिया गया। अब मैं अपनी पत्नी को मर्द की तरह खुश नहीं कर सकता था, इसलिए कभी घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जब मुझे मैरी की मौत की खबर मिली तो सब छोड़कर वापस आ गया। और फिर वो चिट्ठी दिखाता है जिसमें मैरी ने लिखा था, मैं बहुत जल्द मारियो को घर से निकाल दूंगी और फिर तुमसे मिलूंगी। भाई, इस नए मोड़ के बाद पुलिस दोबारा हरकत में आती है। मैरी की फाइल को रीओपन किया जाता है। अब सबूत इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। मार्को जॉन से कहता है, मैंने उस रात एक आदमी को तेजी से साइकिल चलाते देखा था और वो मारियो ही था। पुलिस जांच करती है और उस दुकानदार तक पहुंच जाती है जिससे साइकिल किराए पर ली गई थी। वही दुकानदार अब बन जाता है गवाह, जिसकी गवाही सब बदल देती है। अब
पुलिस के पास सबूत भी थे और गवाह भी। मारियो की गर्दन फंस चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे गिरफ्तार करता, एक खबर आती है। मारियो ने आत्महत्या कर ली। उसी रात, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जील एक बार फिर एक लाश निगल चुकी थी। उधर जॉन अब सब कुछ सौंप कर जाना चाहता था। वो अपनी पूरी संपत्ति बारबरा के नाम कर देता है और कहता है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। विदेश में अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं और वहीं अपनी जिंदगी शांति से काटूंगा। वो गुड बाय कहता है और हमेशा के लिए उस घर से चला जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसी रात, जब मारियो की मौत हुई थी, मार्को और बारबरा एक दूसरे की बाहों में थे। एक तूफान के बाद की खामोशी में उन्होंने अपनी जिस्म की भड़की आग को शांत किया। घपाघप वो आखिरी बार एक दूसरे में समा गए। अब बारबरा चाहती थी कि मार्को उसके साथ शादी करे। उसे अब एक नया जीवन चाहिए था, एक नई शुरुआत। लेकिन मार्को मना कर देता है। मुझे यकीन नहीं है कि उस रात साइकिल पर मारियो ही था और मैंने पुलिस को बारबरा के कहने पर झूठ बोला था। क्या इस खेल की मास्टरमाइंड बारबरा ही थी? उसके मन में शक घर कर चुका था। वो अब भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगला शिकार वो खुद न बन जाए। और फिर मार्को अपनी बोट की ओर बढ़ता है। बारबरा पीछे देखती रह जाती है, अकेली और दोस्ताएं। यहीं पर यह रहस्यमयी कहानी खत्म होती है। एक ठरकी की मौत, एक मासूम की खुदकुशी और दो अधूरे इश्क।